ध्यान से सुनना शुरू करो। चैप्टर 2 में आपको पता ही होगा, एक तो पीरियोडिक टेबल और एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है जी, तो जहां भी दिक्कत है रोक लेना। इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ, डिस्कवर्ड बाय, तो चांस कम है क्वेश्चन आने के। चार्ज 1.6 इन 10⁻⁻19 है, सबको पता है। मास वेरी वेरी लेस है, नेग्लिजिबल, 9.1 इन 10⁻31 kg। क्लियर। स्पेसिफिक चार्ज, क्लियर, स्पेसिफिक चार्ज आपको पता है, चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है जी। ई बाई एम पे क्वेश्चन जनरली बन जाता है, ई बाई एम पे जनरली क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो चार्ज को इस जो मैंने वैल्यूज दी है ना, ऐसे मत याद रखो। क्लियर, कंपेरेटिवली याद रखो कि इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम्स है। ओके, तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, ठीक है, तो प्रोटॉन के मास के अगर 1837 पार्ट्स करोगे, ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मास बन जाना है आपके पास। ऐसे करके कंपेयर कर सकते हो। चार्ज इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, एक +1 है, एक -1 है। क्लियर, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का 1837 टाइम्स कम है। चलो जी, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बातें हुई है। डिस्कवरी का क्रेडिट किसके पास है? गोल्डस्टीन है और चैडविक है। ओके, चार्ज न्यूट्रॉन पे 0 है, तो इसलिए इसका E/m रेशियो 0 हो जाएगा। आइसोटोप पता है बच्चे, 1h1, 1h2, 1h3। ठीक है जी, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो, पहचान लोगे। अब सोचो ना, 1h1, 1h2, 1h3 है, तो एटम तो हाइड्रोजन का ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो एक एक ही है। सो ऑल आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल बिहेवियर। लेकिन अगर याद हो, हाइड्रोजन चैप्टर ही याद हो 11वीं क्लास का, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी आपके पास? अलग अलग थी। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को ब्रेक करना, कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड को ब्रेक करना, सबसे डिफिकल्ट किसको था? कार्बन ट्राइटियम। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाना है। आइसोबार मतलब आइसोभार, जिसका मास नंबर सेम हो, C14, N14। तो ज्यादा इसमें तामझाम करना नहीं है, समझदार है सारे बच्चे। आइसोटोन, आइसो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो आपके पास? सेम हो। आजकल तो ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे बच्चे, 2020 में चेक कर लेना। क्लियर, आइसोटोप, आइसोटोन के भी क्वेश्चन पूछने लग गए हम लोग। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर जिसमें सेम आ जाए, उसको क्या बोल दोगे? आइसोटोन। आइसोस्टर्स, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, अगर ये दोनों के दोनों आपको वैल्यू में सेम दिखें, तो समझ जाओ वो कौन है? आइसोस्टर्स। वो क्या होंगे आपके पास? आइसोस्टर्स। ठीक है जी। अगर आपको चेक करना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, NO+, अच्छी तरह से जानते हो, सब कुछ पढ़ लिख लिया आपने। दो दो एटम है दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा है? 14 14। तो क्या बोल दोगे इन दोनों को आप लोग? आइसोस्टर्स। अगर आप मेरी बात समझ गए, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने में मेरे पास सब कौन है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थ्योरी, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है फिजिक्स में आपने इसका। क्लियर, जब तक 11th में थे तब तक नहीं पढ़ा था, 12th पास करती, 12th में आती और 12th सिलेबस खत्म करती, EM थ्योरी हमने पढ़ ली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। लिसन केयरफुली। हाँ जी, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, उसको बोलते हैं आइसोस्टर्स। ठीक है भाई, चलो। अब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसने कहा एनर्जी इमिटेड कॉन्टिन्यूअसली। चलो जी, बात खत्म। एनर्जी इमिटेड कॉन्टिन्यूअसली, ये बात बिल्कुल समझ में आती है। एनर्जी इमिटेड कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम द सोर्स इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब एनर्जी हो तो सोर्स से ही आएगी। तो बस दो बातों पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कहा गया है एनर्जी इमिटेड कॉन्टिन्यूअसली। चलो, रेडिएंट एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स इज एसोसिएटेड, बिल्कुल सही बात है, जिसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो वो किससे एसोसिएटेड होएगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड से, इलेक्ट्रिकल फील्ड से। और दूसरा कौन होएगा आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। तो इन दोनों से मिलकर, और ये दोनों एक दूसरे के क्या चलती है? परपेंडिकुलर। ये बात भी आपको समझ में आती है। क्लियर। और जो आपके पास प्रोपेगेशन का पाथ हो, उसके भी दोनों क्या होंगी? आपस में तो है ही, और पाथ ऑफ प्रोपेगेशन की भी क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है जी, चेक कर लें। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव
इतनी बात समझ में आने के बाद ये वैक्यूम में चल सकती हैं और स्पीड इन सबकी कॉस्मिक गामा एक्स यूवीवी आईआर माइक्रो रेडियो स्पीड इन सबकी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी। इन वैक्यूम ऑल ईएमडब्ल्यू, इसीलिए कई बार ना हमारी बुकलेट में क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि अगर मैं रेडियो वेव्स का क्लियर, अगर मैं रेडियो वेव्स का ऐसी कोई ईएमडब्ल्यू में कॉस्मिक गामा एक्स यूवी आर माइक्रो रेडियो किसी के साथ रेशो ले लूं स्पीड का, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? तो आपने कहा रेशो लिया है, स्पीड सबकी सेम है, तो रेशो क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। चलो जी, अब ईएमडब्ल्यू वेव दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वेवलेंथ सारे बच्चों को पता है, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, डन। लेंथ है तो सारी की सारी कौन सी यूनिट लगेंगी? लेंथ वाली। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में, क्लियर, पर सेकंड इसकी यूनिट होती है ना, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, क्लियर, एक पर्टिकुलर पॉइंट को कितनी वेव्स पार कर रही हैं, क्लियर, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। ओके, तो उसके बाद आपके पास है एम्पलीट्यूड, या तो मैक्सिमम ये वाली डिस्टेंस या ये मिनिमा, मैक्सिमम, मैक्सिमा और मिनिमा, क्या बोल दिया आपने इसको? एम्पलीट्यूड। चलो जी, वेव नंबर जस्ट 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 रेसिप्रोकल, बड़ा काम आएगा, क्लियर, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ। वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। क्वेश्चन आते हैं इसलिए इस पर फोकस्ड रहना भाई। वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ द वेव लेंथ। इसको समझना कैसे है? आपने मान लो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली, नंबर, वेव नंबर, न्यू बार, आपने 1 सेंटीमीटर लेंथ ले ली, उसमें कितनी वेव्स हैं? नंबर ऑफ वेव्स इन द 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, उसको क्या बोल दिया आपने? वेव नंबर। तो कुल मिलाकर इसमें ऐसा कोई पॉइंट अब बचा हुआ नहीं है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन अब नहीं है। ओके, तो ये आपके पास वेव नंबर हो गया है, क्लियर। इसके अलावा ऊपर कोई फॉर्मूला आपके पास आया नहीं है। वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर। आगे देखते हैं जी, वेव नंबर वापस लिख दिया, टाइम पीरियड जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से लिख दो, न्यू से लिख दो, जिससे आपका मन करे उससे लिख दो। ठीक है जी। इसकी यूनिट क्या आपके पास? सेकंड। इसकी यूनिट आपके पास क्या? सेकंड इनवर्स। इसी को हर्ट्ज भी बोलते हो। और इससे एक फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया जिससे आप न्यूमेरिकल करोगे? C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। आपके बुकलेट के पहले पेज पे इसके क्वेश्चन डाल रखे हैं, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। और इससे कोई तामझाम आना नहीं है। अभी तक जो आपके सामने दिख रहा है ये सब कुछ, इसमें कोई डाउट आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। बोलो भाई, श्योर है सभी बच्चे? हाँ जी। इसका न्यूक्लियस चेंज हो गया ना बच्चे, न्यूक्लियर रिएक्शंस बदल गई ना। एक तो रेडियो एक्टिव है, उससे, हाँ, उस न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन बदलेगा तो बॉन्ड पे इम्फेक्ट तो आएगा ही आएगा। अब सोचो ना, कार्बन से कार्बन जुड़ा है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है और कार्बन से कुछ नाइट्रोजन जुड़ा है, न्यूक्लियस बदल रहा है ना, तो न्यूक्लियस इंटरेक्शन बदलते ही लेंथ, इसके अलावा बॉन्ड इंटरेक्शन, ये सब बदलेंगे। लो जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको मैंने बोला ही था आपको, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी वी आईआर माइक्रो एंड फाइनली रेडियो। ठीक है जी, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है और सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। और वी के अंदर आप सारे बच्चे फिर जानते हो कौन आ गया भाई? VIB GY OR, कॉस्मिक गामा एक्स यूवी वी आईआर माइक्रो रेडियो विबग्योर, VIB GY OR। ठीक है जी, ये इंक्रीजिंग आपके पास कौन है? वेवलेंथ है। हाँ, पेपर में क्वेश्चन पूछे किसी भी, ये वैसे है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, क्लियर है। इन सबकी जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी गामा का एक्स से, एक्स का यूवी से, यूवी का आईआर से, आईआर का माइक्रो से, माइक्रो का एक्स से, रेशो बताओ स्पीड का, तो आप बोलोगे 1।
क्लियर होगी बात? कॉस्मिक गामा एक्स, यूवी, वीआर, माइक्रो रेडियो। आपके मोबाइल में कौन सी वेव्स हैं आपको पता ही है? माइक्रो भी मतलब क्या? रेडियो ही है सिर्फ। माइक्रो तो माइक्रोवेव में होती हैं। आईआर हमारी बॉडी से रेडिएट हो रहे हैं, देखे होंगे ना आजकल मोशन सेंसर बल्ब है, मोशन सेंसर ढेरों चीजें हैं, वो हमारी आईआर को पहचानती हैं, इंफ्रारेड को। विजिबल में आप मेरे को देख पाते हो, मैं आपको देख पाता हूं, हम सबको एक दूसरे को देख पाते हैं। यूवी, अल्ट्रावायलेट अब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। एक्स रेज आपने फिजिक्स में पढ़ी है, उसमें भी सॉफ्ट एंड हार्ड भी पढ़ी है। क्लियर है? चलो, अब है हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज अ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इससे पहले तो हम एक बात को अंडरलाइन करके आए थे, अगर आप मेरे साथ थे तो। मैंने बोला था एनर्जी इज इमिटेड कॉन्टिन्यूअसली, एनर्जी इज इमिटेड कॉन्टिन्यूअसली, एनर्जी इज इमिटेड कॉन्टिन्यूअसली। लेकिन ये भाई साहब अपोज कर रहे हैं, प्लैंक्स। क्लियर? 1900 में इन्होंने अपना दिमाग लगाया, क्लियर, और बोलना शुरू किया क्या, कि जब भी रेडिएंट एनर्जी इमिट होगी और एब्जॉर्ब होगी बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल डिसकॉन्टिन्यूअसली, तो मैंने इसीलिए आपको शायद पता होगा मैंने पीछे फोकस क्यों किया था कॉन्टिन्यूअसली। ईएमडब्ल्यू बोलता है एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली। प्लैंक्स क्वांटिटी थ्योरी बोलती है एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकॉन्टिन्यूअसली। ठीक है जी। अब दोनों में सच क्या है? दोनों ही सच है। क्लियर? इस बात को कवर करेगा इकट्ठा करके चैप्टर, इसी में नाम आएगा, आपको शायद याद आ गया होगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर, दैट इज डी ब्रोगली। ठीक है जी। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वो पार्टिकल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे जैसे मास कम होता जाएगा वो धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा किसके अंदर? टूवर्ड्स द वेव। और जो जो आपको डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट दे दे वो वेव है। जो आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर ना, हीट कैपेसिटी, ये सब एक्सपेरिमेंट दे दे, उसको आप क्या बोल दोगे? पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में दोनों ही बातें सच हो जाती हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन बीम बिहेव्स एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। आपको पता है जूलॉजी की क्लास चल रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। दिवेश को तो अभी तक ये लग रहा है कि जूलॉजी क्लास चल रही है। दिवेश से सो गया लगता है। ओए, हे भगवान, तू था कहाँ? ये ठीक है ना, मतलब कुछ भी बोल दो चल जाएगा काम ना। माइक कैसे ग्लिच हो गया था? ये कहना स्पेस बार के नीचे धूल आ गई थी। चलो भाई, तो हम अभी कंपेयर करते हुए जानबूझ के बात को यहाँ अटका रहे थे कि जो ईएमडब्ल्यू है वो कह रहा है कि एनर्जी का इमिशन एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअसली, जबकि अगर मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करूं तो ये भाई साहब बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअसली। ठीक है जी। स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, और आपको पता है जिसको हम क्या बोल देंगे? क्वांटा। थोड़ी देर में जिसको आप क्या बोल दोगे? क्वांटम। क्लियर? और ये है एक्चुअल वर्ड क्या? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या? एनर्जी का फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो बात बिल्कुल सही है, गलत थोड़ी है। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो बात गलत नहीं है। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी? भाई जब आपको बोहर थ्योरी सुनने को मिलेगी ना, तो पहले से दूसरे शेल, पहले शेल की एनर्जी भी फिक्स है, दूसरे शेल की एनर्जी भी फिक्स है, पहले से दूसरे में जंप करूंगा जब, तो एनर्जी, जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी, जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी, जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी, वो ऑलवेज एक फिक्स वैल्यू में ही एब्जॉर्ब या इमिट होने वाली है। ठीक है जी। तो पहली बात को अंडरलाइन जो किया था वो डिसकंटीन्यूअस है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर चैप्टर सीखना चाहते हो तो यहां डिसकंटीन्यूअस की जगह कॉन्टिन्यूअस है, बस इतना फर्क समझ के चलो, बाकी उसके फीचर्स है। चलो, अब बड़ी सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले को एक्सप्लोर कर लेते हैं। E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। 11वीं में थे तो 11वीं जैसी बातें की हैं, अब 11वीं से बाहर आ गए तो थोड़ा सा अलग बात कर लें कि काम की बात क्या, अगर क्वेश्चन आना है तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू पहला, E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा दूसरा, E इज इक्वल टू एन एच सी न्यू बार तीसरा। ये मेरे पास n नंबर ऑफ फोटोन्स है, ये मेरे पास n नंबर ऑफ फोटोन्स है। 1 बाई लेमडा को सारे बच्चे समझदार है, मैंने क्या लिख दिया? न्यू बार।
ठीक है जी। और ये एच न्यू है, न्यू बराबर क्या लिख दिया था, सी बाई लैम्डा। ओके, और एच सी की वैल्यू कैलकुलेट करके रखो, पहले से तैयारी करके रखो। क्लियर, किसी को याद है तो बता दो, नहीं तो मैं बताऊं। 124 12400 यूनिट क्या है, 12400 की यूनिट क्या है, ईवी। और कोई, 2 × 10⁻⁻25, ये यूनिट जूल, जूल इंटू, तो फिर ये ईवी कैसी हो गया, ईवी तो एनर्जी की यूनिट है, एच सी बाय, इंटू एंगस्ट्रम करेंगे। इसीलिए ना जो केमिस्ट्री में सिखाया था बस उसी पे रखो, बाकी बाद में करते रहना। ये वाली वैल्यू जिससे हमारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। क्लियर है, फिजिक्स में तुम्हारे न्यूमेरिकल उससे सोल्व हो रहे होंगे, आई डोंट नो, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी, वैसे भी यार फिजिक्स क्या कहीं भी हो, एम के सीजीएस में क्वेश्चन सोल्व होएगा ना, तो न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो एच सी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻25 जूल इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर। क्लियर है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू और ये दोनों एन और न्यू बार, एन 1/λ और एन, यहां न्यू में तो सी है ही नहीं। क्लियर है, तो उसको सोल्व करके फिर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलो जी, दूसरी बात, रेशो के क्वेश्चन आ जाएंगे। E1/E2 इज इक्वल टू, बच्चे समझदार है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनरली बनता ही बनता है। E1/E2 λ2/λ1। ठीक है जी, इसमें क्या कैंसलेशन पे चला गया, एन एच सी सब कैंसिल, और ये सिंगल सिंगल फोटोन का रेशियो है, फोटोन की एनर्जी का रेशियो है। क्लियर है, एनर्जी रेशियो है फोटोन, फोटोन मतलब क्वांटा, लाइट और क्वांटा और फोटोन में कोई फर्क आपके पास है नहीं। लो जी, तीसरी बात ध्यान से सुनना भाई। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, एनर्जी दे दे, फ्रीक्वेंसी दे दे, फोटोन गिनवा ले। क्लियर ना, वेवलेंथ दे दे, एनर्जी कैलकुलेट करवा ले, वेव नंबर दे दे, नंबर कैलकुलेट करवा ले एनर्जी देखकर। और अगर किसी भी सोर्स की पावर गिवन हो, पावर मतलब P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। ठीक है जी, जूल पर सेकेंड। तो इस पे क्वेश्चन क्या बना लोगे आप, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, अगर आप मेरे को सुनने में कैपेबल हो तो। क्या क्वेश्चन बनेगा, एक बल्ब दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, 500 वाट की उसकी पावर दी हुई है, और 30% फोटोन इमिट होते हैं, सिर्फ 30% फोटोन इमिट होते हैं, 30%, बाकी एनर्जी वेस्ट चलेगी हमारा थर्मोडायनेमिक्स, हमारा थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर ना, 70% एंट्रोपी में चली गई, हमें उससे फिलहाल मतलब नहीं है। तो ये हो गया 500 जूल्स पर सेकंड का 30%, मतलब 150 जाउल्स पर सेकंड। और इसमें पूछ बेटा आपसे एन निकालो, तो बच्चे स्मार्ट है। क्लियर, ऐसा आपको लगता होगा। ई, ये 150 लिख दिया जी, उसके साथ में एन निकालना है, एच सी पता है, बस ज्यादा ज्यादा आपको लेमडा दे देगा, और लेमडा आपको मान लो दे रखा है उसने 200 नैनोमीटर। तो पुट करो और आंसर निकाल के परे मारो, अगर आप मेरी बात को समझ गए तो। ठीक है ना, तो ई एन एच न्यू, ई एन एच सी बाई लेमडा, ई एन एच सी न्यू बार, ओके, देन E1/E2 λ2/λ1। अगर पावर दे रखी हो और उसकी परसेंटेज फोटोन दे रखी हो, क्लियर, तो उससे फोटोन्स का नंबर निकालना हो तो इस तरीके से आप फोटोन्स का नंबर निकाल सकते हो। ये मैक्स पॉसिबल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बार बार एक बात बोल रहा हूं, क्या भाई साहब ने बोला था, एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन डिसकंटिन्यूअस है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, एनर्जी पैकेट्स। क्लियर, जिसको आप फोटोन्स भी बोल रहे हो, समझिए भी, इसी पे बेस्ड। क्लियर ना, अब आपके पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जितना भी तामझाम है सिर्फ एक लाइन में खत्म हो जाता है, सब पढ़े पढ़ाए बच्चे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, इससे ऊपर जाने की नीड आपको है नहीं। क्लियर, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है जी, इसके आसपास ही घूमते रहना आपने। क्लियर, और फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो इसको, क्लियर, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, काइनेटिक एनर्जी आपके पास, ये आपके पास फोटोन जिसने किसी भी मेटल पे स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया, मैं तो बोलता हूं इसको 2 बार बोलो समझ में आ जाएगा।
इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू द फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी ये है, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर। और इसको लिखने का तरीका एच न्यू माइनस, चाहे तो फाई लिख दो, एच न्यू, डब्ल्यू नोट लिख दो। क्लियर है। कुल मिलाकर आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है जी। और न्यू नोट इसकी जगह पे चाहते हो तो एच सी कॉमन ले लो, 1/λ, 1/λ नोट। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब मैं देखता हूं इसमें से मेरे काम की बात क्या है। भाई साहब क्या कह रहे हैं, व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल, इट ट्रांसफर इट एनर्जी instantaneously to the electron during the collision and the electron is dead without any time lag or delay। बिना किसी टाइम लैग के इलेक्ट्रॉन ने निकल जाना है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स can absorb energy from photon when irradiated, but they usually follow all or none, nothing, all or, या तो निकलेगा या तो नहीं निकलेगा, निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। अगर मेरे पास मिनिमम से मिनिमम जो फोटोन की एनर्जी है, मिनिमम से मिनिमम फोटोन की एनर्जी है, अगर वो अगर वो बराबर हो गई किसके, वर्क फंक्शन के। वर्क फंक्शन क्या है, सारे बच्चे जो क्लास में बैठे हैं जानते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, दैट इज द वर्क फंक्शन, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर। फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इज नोन एज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर आप बात को समझ गए तो या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा फॉर ईच मेटल, हर बार। क्लियर। ये आपके पास एक फिक्स वैल्यू आएगी आएगी। क्लियर। डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल्स, ये डिफरेंट है डिफरेंट मेटल्स के लिए। क्लियर है। और ये फॉर्मूला आपने यहां पर सीख लिया है, जिसको मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा ना, साइड में बस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच नोट लिखो, क्वेश्चन करते चले जाओ जितने भी पॉसिबल हो पाए आपके पास। अब देखो भाई, ये ग्राफिकल आइडिया आपके पास आ रहा है। क्लियर। इसको देख के आप तुरंत ही समझ जाओगे करना क्या है। देखो जी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट है, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी, फिर लिख दूं, मैंने कहा था जी सारा इसका कमाल है, और आप सारे हो सकता है समझ भी पा रहे हो। ठीक है जी। अब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते, क्लियर ना, तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। जैसे ही ये वैल्यू इसके बराबर हुई और जैसे ही एच न्यू क्रॉस करना शुरू किया, जैसे ही एच न्यू नोट को क्रॉस करना शुरू हुआ, वहीं से आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरसेप्ट के बाद, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद। और उस वैल्यू को आप क्या बोल रहे हो, दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब है इंटेंसिटी, कलर, ध्यान से सुनना भी, यहां मैंने ग्रीन कलर ले लिया, क्लियर, ग्रीन कलर ले लिया, लेकिन पावर बढ़ाता जा रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर, इंटेंसिटी का पता ही चल गया होगा ना आपको, नंबर ऑफ फोटोन्स, अब तो मोबाइल पे लगे रहते हो सारा दिन, पता ही है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। क्लियर। नंबर ऑफ फोटोन्स आपने बढ़ाए हैं, लेकिन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, भाई कलर ही ग्रीन है ना, तो ना तो वेवलेंथ बढ़ाया आपने, ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपने। क्लियर। तो मेरे भाई, जब तक वेवलेंथ नहीं बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कहां से बढ़ा दोगे। तो इंटेंसिटी बढ़ने से मतलब है फोटोन्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अगर मेरे को कहता है एक ग्राफ और प्लॉट करो, आप एक ग्राफ और प्लॉट कर देते हैं जी, सारे बच्चे सुन पा रहे हो अगर, यहां इंटेंसिटी ऑफ द, क्लियर है, यहां इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, और यहां नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करें, क्लियर है, नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करें, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, क्लियर, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोन्स का नंबर बढ़ेगा, फोटोन्स का नंबर तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं यार। क्या नाम है तेरा, दिवेश, दिवेश, मतलब तू ये सोच कि अगर तेरे को किसी मेटल को
फोटोन स्ट्राइक करवा के इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऐसे थोड़ी है फोटोन स्ट्राइक कर गया और इलेक्ट्रॉन तुरंत ही निकल गया। उसको एक मिनिमम वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद ही तो निकलेगा। यूं समझ के चल कि किसी के घर में कोई एक बच्चा पैदा हुआ और सीधा उसको स्कूल भेज दिया, कैसा लगा सुन के? दिवेश, दिवेश बाकी एक्सप्रेशन नहीं देंगे, दिवेश देगा अकेला, दिवेश का क्वेश्चन था। अच्छा नहीं लगा ना? तो कम से कम कितने साल, 2 ढाई साल, 3 साल, 4 साल, आजकल तो 1 1 साल पे भेजने लग गए। कम से कम 1 साल का तो होना चाहिए ना यार, मतलब कम से कम इधर उधर देखना तो आना चाहिए ना कि अंकल है कि आंटी है। इतना ही नहीं पता और स्कूल में भेज दिया सीधा ही। तो वो जो स्पेस था ना बीच का, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का, उसको हमने क्या इंटरसेप्ट लिया हुआ है भी, इतना तो कम से कम स्पेस चाहिए, मतलब इसके बाद ही वो इलिजिबल होएगा। तो इतनी एनर्जी तो मेटल की सरफेस पे फोटोन टक्करे मारी जा रहा है, टक्करे मारी जा रहा है। वो कह रहा है भाई उतनी एनर्जी तो दे जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, उसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर सीख पाए तो पीछे बोला था ये देख, जब तक फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं होगी, बात खत्म, सिंपल। चलो भाई, अब है आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ध्यान से सुनना, ये भी आपको पार्टिकल नेचर के फेवर में ही एविडेंसेस देगा। ये भी आपको पार्टिकल नेचर के फेवर में ही एविडेंसेस देगा, पार्टिकल नेचर के फेवर में ही एविडेंसेस देगा। मैं तो बोल देता हूं भाई, सिंपल सी बात है, किसी भी एक फिलामेंट को, मेटल रोड को, क्लियर ना, हीट करना स्टार्ट करो और उसके पास बैठ जाओ और उसके कलर ऑब्जर्व करो, क्लियर ना, उसके कलर ऑब्जर्व करो। VIBGYOR का ओपोजिट चलता है, ओपोजिट चलता है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पास एनर्जी है वो वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जबकि अगर मैं EMW की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात करूं, उसके अकॉर्डिंगली क्या था, आप फिलामेंट को कितना ही हीट करते रहो, कलर में चेंज नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, आप फिलामेंट को कितना ही हीट करते रहो, कलर में चेंज नहीं आएगा। जबकि हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं क्या, कि जब भी आप किसी मेटल फिलामेंट को हीट करते हो तो उसके कलर में चेंज आता है। कम टेम्परेचर होएगा, कम टेम्परेचर होएगा, कम हीट होएगी, क्लियर, कम हीट होएगी, वेवलेंथ ज्यादा होएगा, पहले रेड दिखेगा, फिर ऑरेंज दिखेगा, येलो दिखेगा, ऐसे करके कलर में चेंज आएगा उसके। तो ध्यान से सुन ले, आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी। रेडिएशन इमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इट आल्सो इमिट्स रेडिएशन ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ये लाइन अंडरलाइन करने वाली है। पढ़ना सब कुछ होता है, लेकिन काम की बात को अंडरलाइन करके वापस रिवीजन करना होता है। द चेंज इन कलर शोज इन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ एक्सप्लेन्ड बाय ई डायरेक्टली न्यू। मैंने तो लिख ही दिया था, ई इनवर्सली टू लैम्डा। बोलो, बस ये तो मैंने पिछले साल ही कहा था आपको कि किसी भी मेटल फिलामेंट को हीट करें, कलर का चेंज है, रिवर्स ऑफ द विबग्योर, बात खत्म। और ये किसके फेवर में एविडेंस दे रहा है वो भी मैंने लिख दिया। काम की बात तो मैं हमेशा अलग से लिख देता हूं ताकि बच्चे उससे काम चला ले अपना। जैसे एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में सब काम की बातें अलग लिखी हुई हैं, बस उनको नोट करो, उसके आगे जाने की नीड ही नहीं होती है कभी। लो जी, अब हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद बोहर्स मॉडल। बड़ी सिंपल सी कहानी है, इसमें भी हम काम की बात करें अगर, तो भाई साहब ने पहले इसमें से देख ले, यहां निकाले, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। लो जी, पहली बात, कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर मिलता है, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्लियर। इसके अराउंड डिफरेंट सर्कुलर पाथ मिलेंगे, डिफरेंट सर्कुलर पाथ मिलेंगे, इसी से क्वांटम नंबर कवर हो जाएंगी। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन इनफाइनेट तक, क्लियर। इन्हीं को KLMNOP इनफाइनेट तक बोल दिया गया। स्टेशनरी सर्कुलर पाथ है, 2 डायमेंशनल है, तो ये कवर हो गया हमारे पास। चलो, एनर्जी, ये लो जी दूसरी बात, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। बोहर ने जो बातें बोली थी ना, और उनको बस हाईलाइट कर लो, ये स्टेशनरी पाथ के फेवर में एविडेंसेस है,
ये स्टेशनरी पाथ के फेवर में एविडेंसेस हैं। mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये तीन एविडेंसेस, ये नीचे यही लिखेगा सब कुछ। mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। स्टेशनरी पाथ देखो 11वीं में थे ना, तो बताते थे कि स्टेशनरी पाथ बन रहा है सर्कुलर। अब तो पता चल गया ना बन रहा है, तो हम उसके लिए क्यों लड़ाई करेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी सर्कुलर पाथ, क्लियर, देन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। मैं तो ये देखो कि मेरा क्वेश्चन कहां से आएगा, मैं कोई पीएचडी थोड़ी करने जा रहा हूं, मुझे तो नीट निकालना है अच्छी रैंक से। तो मेरा क्वेश्चन कहां से आएगा, मेरा क्वेश्चन यहां से आएगा। वो बोलेगा एन की वैल्यू तेरे को दे रखी है, जल्दी से एमवीआर निकाल। निकालते रहना भाई, क्योंकि एच अपॉन टू पाई तो फिक्स ही चल रहा है, एच अपॉन टू पाई तो फिक्स ही चल रहा है ना। तो अब E2 माइनस ई वन इज इक्वल टू एन एच, ये कर चुके हैं ऑलरेडी पीछे। और इस पर बेस्ड हमारे रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का फॉर्मूला निकल आएगा। तो बोहर से रिलेटेड काम की बातें करें, एमी फालतू में क्यों पढ़ते रहे, मुझे बताओ ना। तो अगर एन वन है, अगर आपके पास एन इज इक्वल टू वन है, तो इसको आपने क्या बोल दिया, ग्राउंड स्टेट। उसके बाद क्लियर, टू एंड ऑनवर्ड्स, टू एंड आगे जितने भी हैं, टू ऑनवर्ड्स, ये मेरे पास कौन है, एक्साइटेड स्टेट्स। एन बराबर टू को आपने क्या बोल दिया, ES1। एन बराबर थ्री को आपने क्या बोल दिया, ES2। एन इज इक्वल टू थ्री को आपने क्या बोल दिया, फोर को सॉरी, ES3। समझे तो अच्छी बात है। अब देखो ना, इसको पढ़कर देखें, जो मैंने लिख दिया वो काम की बात है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन देयर लोएस्ट एनर्जी दे कीप इन रिवॉल्विंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट विदाउट लूजिंग। और पता है ये भाई स्टेशनरी सर्कुलर पाथ का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी सर्कुलर पाथ में जब तक रिवॉल्व करेगा एनर्जी, यार सिंपल सोचो ना, बोहर ने अपनी थ्योरी दी किस लिए थी, क्रिटिसाइज कर रहा था रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड एटम को स्टेबल कर नहीं पाया, और हम एटम को स्टेबल करने की बातें कर रहे हैं। क्लियर ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब भी रोटेट करेगा तो अपनी एनर्जी ना तो इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, जब जंप करेगा तो इमिट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। वो कैसे होएगा, लोअर से हायर तो एब्जॉर्ब, हायर से लोअर तो इमिट करेगा। इन विच फॉर्म, वही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लो जी, अगर आप बातें सुन गए, समझ गए, तो रेडियस का फॉर्मूला 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम। क्लियर, में चल रहा है भाई एंगस्ट्रम। क्लियर, और उसके बाद है वेलोसिटी 2.188 इंटू 10⁸8 जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसके जितने भी कन्वर्जेंस है ऑन स्पॉट कर लेंगे एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर जैसा पेपर में क्वेश्चन पूछेगा वैसा काम कर लेंगे। क्लियर, अब इनके रेशियो है, तो उस पर टाइम खराब करने से अच्छा एक हल्का सा आइडिया ले लो, उसके बाद कॉमन कर देना बातों को। N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर Z2 बाय Z1। क्लियर है। अब अगर शेल सेम दे रखी हो, इन भाई साहब को उड़ा देना। अगर जेड सेम दे रखे हो तो इसको उड़ा देना। दोनों सेम देगा तो रेशो 1:1 आ ही गया। ऐसे आपके पास एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेरे ख्याल में बच्चों को पता है 1 ईवी में कितने जाउल्स हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बोलो जी। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल से डबल है, ये सेम है बट साइन का फर्क है। क्लियर ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। इससे करोगे तो आराम से क्वेश्चन निकल आएंगे। टोटल दे के कैनेटिक पूछ ले, माइनस का साइन हटा देना। क्लियर, और कैनेटिक दे के टोटल पूछ ले, माइनस लगा देना। टोटल दे के पोटेंशियल पूछ ले, डबल कर देना। पोटेंशियल दे के टोटल पूछ ले, हाफ कर देना।
लो जी, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखो बोहर फ्रीक्वेंसी रूल, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें क्या खास है। जो फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, वही बोहर फ्रीक्वेंसी रूल बन गया। हाँ जी, ये हमारे हेलिक्स का ओवरव्यू है। क्लियर ना, हो सकता है तुम्हें भी डिलीवर हो जाइए, और हो भी क्या होगा मुझे लगता है। क्या 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 यार वो मैनेज भी तो करना पड़ता है ना यार, वो एक्चुअल में आजकल में भेज देंगे। बीच में भी तो स्पेस भी है ना अभी तो। बच्चे इसको रीड कर लो बस, इनफ है। जितना हम आपको बता रहे हैं ना, इसी में से क्वेश्चन बन जाना है। तभी तो एक दिन के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में सारी चीजें डाल दें और वो इजीएस्ट मोड में डाल दें। क्वेश्चन कर लो इससे अच्छा ना। लो जी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, क्लियर। एक सेकंड में, ये देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, क्लियर, क्लियर ऑफ द ऑर्बिट इन एन ऑर्बिट पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे, फ्रीक्वेंसी पूछे तो इसको गामा लिख दो, अल्फा बीटा जो लिखना लिख दो। लेकिन अब आपके पास है क्या, क्लियर, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस v अपॉन 2 पाई r। कैसे, ये आपके पास मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, तो पर सेकंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब थोड़ा मेरे साथ टिक कर बात को सुनना। देखो, जो वेलोसिटी है ना वो 2.188 है, 10⁻⁸ है, क्लियर। z/n है, इतना तो पता है आपको। 2 पाई अपनी जगह फिक्स है, और r की वैल्यू 0.529 है, क्लियर। n स्क्वायर है बाय z है, ओके। और एंगस्ट्रम में है, तो एंगस्ट्रम में मैंने इसको मीटर, मीटर को मैंने किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर था ना। अब मेरे पास जो भी कांस्टेंट्स थे, मैंने जो भी वेरिएबल थे उनको उठा के अलग लिख लिया। तो मेरे पास क्या बन गया, गामा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, और ये साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरे न्यूमेरिकल इससे निकल जाएंगे, मेरे रेशो वाले क्वेश्चन। अदरवाइज किसी को इसको भी सोल्व करना हो तो कर डालो, मना कौन कर रहा। ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू, मेरे लिए जो काम की बात थी मैंने उठा ली, और मेरा न्यूमेरिकल इससे निकल जाएगा, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। और मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, v अपॉन 2 पाई r, ये क्या है। ये मेरे पास मीटर, ये पर सेकेंड, 2 पाई यूनिटलेस डायमेंशनलेस, और ये मेरे पास कौन है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, पर सेकंड अगर बचा, पर सेकंड कौन होती है, फ्रीक्वेंसी। तो उसको हमने यहाँ फिलहाल गामा से लिखा है, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, चक्कर निकालने न्यूक्लियस के अराउंड एक सेकंड में। कितने निकले, कहते जी v अपॉन 2 पाई r, वेलोसिटी और उस सरकमफेरेंस का रेशो, वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अरे भाई सिंपल करो, नौवीं आठवीं छठी पांचवीं चौथी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर ना, तो यही तो कर रहे हो आप, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 2 पाई r, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, 1 अपॉन टाइम निकला है, तो 1 अपॉन टाइम ही चाहते थे हम लोग। 1 अपॉन टाइम मतलब क्या हो गई है, फ्रीक्वेंसी। अब यहां सिर्फ वैल्यू लिखनी है। ये मेरे पास 2.88 इंटू 10⁻⁸ जेड बाई एन है, और ये एन स्क्वायर बाई जेड है। तो कुल मिलाकर मेरे को क्या मिल गया, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड हो गए। अगर इसका उल्टा करना है तो टाइम निकल आएगा, टाइम पीरियड इन वन रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड इन वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर निकालने में कितना टाइम लगा, उल्टा कर दो इसको, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो जी, द टाइम टेकन ये भी बता दिया आपको। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है एक स्पीसीज। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। आयोनाइजेशन एनर्जी के तुम हो सकता है एक्सपर्ट हो, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में तुमने कभी सुना हो, एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब आप
क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन ही एक बचेगा। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन ही एक बचेगा। तो बड़ा सिंपल सा वर्जन है बच्चे, ई आयोनाइजेशन इनफाइनाइट पे खींच के लेके जाना है, जो आपको पता है जीरो ही होती है। क्लियर। उठाना कहां से, ग्राउंड स्टेट, एक ही तो इलेक्ट्रॉन बच गया, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये तो वन ही होएगा। तो सारी कहानी किस पर डिपेंड करेगी, जेड पे। तो प्लस लिख दिया, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कर दिया। तो अगर कोई पूछ ले बेरिलियम प्लस थ्री की, बेरिलियम प्लस थ्री की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कुछ नहीं करना, बस 16 का मल्टीप्लाई कर दो 13.6 से, ईवी पर एटम, आपके पास उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आ जानी है। आयोनाइजेशन का मतलब है ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को उठाना और इनफाइनाइट पे लेके जाना। क्लियर है। तो ये ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी, उतनी एनर्जी उसको दोगे तो प्लस एनर्जी देनी पड़ेगी, वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होने वाली है। लो जी, स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप्स, वैसे तो ये बोगस सा टॉपिक है जिसका कोई मीनिंग निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जान ही लो। स्पेक्ट्रम क्या हुआ, मेरे पास एक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका जी, ईदर द वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी, इनको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, उसको हमने क्या बोल दिया, स्पेक्ट्रम। ये बात हुई। स्पेक्ट्रम मतलब कलर, सिंपल। दो टाइप के स्पेक्ट्रम आपको दिखेंगे, एक इमिशन दिखेगा, एक एब्जॉर्प्शन दिखेगा। एक इमिशन एक एब्जॉर्प्शन दिखेगा। क्लियर है। टाइम अपडेट है 9:11, अभी आपके पास बचे हुए हैं 29 मिनट्स, 29, हाँ 29। चलो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इमिशन। क्लियर। आगे आपको यही दिखेगा, एब्जॉर्प्शन। तो अभी मैं इस स्पेक्ट्रम के दो टाइप, इमिशन और एब्जॉर्प्शन सेट कर रहा हूं। ध्यान से सुन लेना भाई। वो कह रहा है स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अ सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस इन एक्साइटेड स्टेट आर पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। क्लियर। इमिशन स्पेक्ट्रा के दो टाइप है, जो आपको विबग्योर दिखता है, एक कलर दूसरे कलर पे ओवरलैप्ड है। दूसरा लाइन जो एटम्स का दिखता है, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, ये एटम्स और आयंस का जो दिखता है। क्लियर। जिसके अंदर एक कलर दूसरे कलर पे ओवरलैप हो, ओवरलैप्ड। क्लियर है। ओवरलैप्ड कलर्स होंगे अगर, तो आप उसको बोल दोगे वो कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। कॉन्टिन्यूटी ऑफ कलर्स, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कलर्स। क्लियर है। फिलामेंट ऑफ बल्ब, फ्लेम ऑफ द कैंडल, एक्सेट्रा। इधर देखें, द स्पेक्ट्रा कंटेन्स ब्राइट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क। ये वो लाइन स्पेक्ट्रम में दिखा था ना हमने, नाम आगे थे आपके पास, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पी फंड, वो सारा का सारा कौन था, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है। पैटर्न ऑफ लाइंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एलिमेंट, वो तो है ही, वो तो है ही। जिसका जेड अलग हो जाएगा उसके लिए अलग फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं करवा देता हूं, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। ये तो डेरिवेशन तुम्हारे फिजिक्स में भी 12वीं क्लास में बोर्ड में आता है ये डेरिवेशन। क्लियर ना, बोर्ड में आता है ये डेरिवेशन। तो ये जो आपको दे रखा है उसने, 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ n1 n2 की वैल्यूज, n1 n2 की वैल्यूज बदलती जाएंगी, z की वैल्यू बदलती जाएंगी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेवलेंथ बदलता जाएगा। तो ये तो लिखा उसने, पैटर्न ऑफ लाइन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एलिमेंट एंड दस आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट। अगर किसी एटम का ना आपके पास, अगर किसी एटम का आपके पास कहीं एक लाइन स्पेक्ट्रा हो, क्लियर, तो उस एटम को उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी वेवलेंथ मैच करवाकर। एक तो कैलकुलेट कर लो पेज पे, फिर वो जो रीड कर लोगे उसको पढ़कर पता चल जाएगा, एक्सपेरिमेंटली रीड कर लोगे तो दोनों को मिलकर पता चल जाएगा ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा है। इसी बेस पे डिस्कवरी हुई थी कुछ एलिमेंट की, तुम्हारे असाइनमेंट में दूसरे पेज पे, असाइनमेंट के दूसरे पेज पे क्वेश्चन है, रुबिडियम, सीजियम, थेलियम, इंडियम, गैलियम, और चेक करो इसमें ना तुम्हारे एलिमेंट कौन कौन से आए। देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, उसके बाद कौन आता है भाई, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब ना मैं काटूंगा इसमें से उन एलिमेंट्स को, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, गैलियम,
इंडियम थेलियम, बचा कौन, रुबिडियम सीजियम। तो अगर 5 एलिमेंट के नाम सेकंड पेज ऑफ असाइनमेंट पे दे रखे हो, क्लियर, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे, इसीलिए बोलना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह याद है 11th के बच्चे जब इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कर रहे हैं तो उनको ये कहां से एनसीईआरटी से लाइन उठाई हुई है कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, तो हमने इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी की। 3 एलिमेंट तो तुम्हारे थर्ड ए ग्रुप के और 2 एलिमेंट तुम्हारे पास फर्स्ट ए के। तो ऐसे करके याद हो जाएगा आपको, एल्यूमिनियम, बोरोन को छोड़कर गैलियम, इंडियम, थेलियम एंड रुबिडियम, सीजियम। वो उनको डिस्कवरी किस बेस पे किया था, उनके स्पेक्ट्रम के बेसिस पे। एब्जॉर्प्शन तो दुनिया का सबसे आसान है। यहां से व्हाइट लाइट, आपको पता है इसके अंदर कौन होता है, वीआईबी, जीवाई और 7 कलर्स का मिक्सचर है व्हाइट लाइट। ठीक है जी, एक सबस्टांस से पास हुई, लो जी, ओके, सर्टेन वेवलेंथ। अब जिस सबस्टांस, मान लो सोडियम से पास हुई, मान लो ये सोडियम है, तो सोडियम का आपको पता है फ्लेम कलरेशन कैसा होता है, गोल्डन येलो। तो येलो कलर को, व्हाइट में से येलो कलर को, व्हाइट में से येलो कलर को, इस पर्टिकुलर को, व्हाइट में से येलो कलर को इस इस सोडियम ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। और जब यहां आपको वीआईबी जीवाई और दिखा, वीआईबी जी वाई ओ आर दिखा, वीआईबी जीवाई ओ आर दिखा, तो उसमें वाई क्या हो चुका था, डिसअपियर। क्या हो चुका था, एब्जॉर्ब। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड तो मैं पूरी लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं, सुनो भाई। व्हेन अ, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, निकम्मे हो तुम लोग यार, है नहीं, फिर वो मैं उसको ना रब नहीं करना चाहता यार, मैं इसको बिटवा लो, मैं अपना लिखा हुआ रब नहीं करना चाहता। थैंक यू फॉर द सजेशंस, भगवान आपको सिलेक्शन दे। नहीं नहीं, मेंशन करना पड़ेगा। निकम्मी जनता। व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास्ड through a substance present in the vapor state or in the form of solution, certain wavelengths are absorbed by its while rest are transmitted. If transmitted light is passed through a prism, some dark lines are seen in otherwise continuous spectrum. अब तो शायद समझ में आ गई होगी बात आपको ना। व्हाइट लाइट को किसी पर्टिकुलर सबस्टांस से निकाला, उसने अपनी वेवलेंथ के बराबर को एब्जॉर्ब कर लिया और वो वहां डिसअपियर हो गया जब प्रिज्म में से उसको देखा हम लोगों ने। डार्क लाइंस आर एट द सेम प्लेस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वेयर कलर्ड लाइंस आर ओपन। वो तो सेम, अब देखो ना, अब इस लिखे हुए को देखकर आपको समझ में आ गया होगा वो कहना क्या चाहता है। लो जी, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं भाई, क्लियर। फॉर्मूला तो आपको पहले ही बता दिया, क्लियर। 1/λ न्यू बार आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, ये पहली बात है। ठीक है जी। दूसरी बात, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं तो यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक करते हैं हम लोग। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है ना, तो हाइड्रोजन लाइक भी हो जाएगा। ठीक है जी। 1/λ न्यू बार आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, क्लियर, -1/n2 स्क्वायर। अब जो n1 की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी गिवन लाइन पे, तो इसके लिए मैं लिखना कम पसंद करूंगा प्रिंटेड फॉर्म में। जो आपके पास लाइमन है 1 है, बाल्मर है 2 है, पाशन है 3 है, ब्रैकेट है 4 है, पीफंड है 5 है, हम्फ्री है 6 है। और जो n2 की वैल्यू है ये n1 प्लस लाइन, मान लो आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइमन लाइन, फर्स्ट लाइमन लाइन, तो भाई यहां 1 पुट कर देना, यहां गिवन लाइन फर्स्ट पुट कर देना, तो n2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आर जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं जानते हैं 109677 सेंटीमीटर इनवर्स है, जिसको वेव नंबर बोलते हो। मान लो आपसे कह रहा है पी फंड थर्ड लाइन, देवेश पी फंड की थर्ड लाइन, देवेश पी फंड की थर्ड लाइन, हाँ 8 हो जाएगा, 8th नहीं 8th, यहां 8 हो जाएगा n2 का वैल्यू, क्लियर ना। तीसरी बात, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम वेवलेंथ
क्लियर? लिमिटिंग लाइन, तो N1 तो फिक्स ही है, N1 तो फिक्स ही है, लाइमन का 1 जो मैंने बता दिए थे। N2 आपके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है जी। तो मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, लिमिटिंग लाइन। और अगर इसका ऑपोजिट चले जाए, मैक्स को मिनिमम एनर्जी बोल दें, मिनिमम वेवलेंथ को मैक्सिमम वेवलेंथ बोल दें, इसका कोई और ऑप्शन मेरे पास था नहीं। क्लियर? तो मैंने इसमें एक सिंपल वे में एक बात बोल दी आपको। क्लियर? N1 तो फिक्स ही होएगा, कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन N2 जस्ट पड़ोसी होएगा, N2 जस्ट पड़ोसी होएगा। अगर फिर भी बात समझ में ना आए तो एक बात कर लेना, ये देखो जी, इन लाइंस की बात चल रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। तो अगर कोई पूछेगा मैक्सिमम एनर्जी और ये इनफाइनिट है, तो अगर किसी को पता नहीं चल रहा हो तो ये पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये इनफाइनिट, बड़ी लाइन कौन सी है? हाँ, तो ये मैक्सिमम एनर्जी हो गई। और मैक्सिमम एनर्जी अगर आपके पास हो गई है, ठीक है जी, वही लिमिटिंग लाइन बन जानी है आपके पास। और अगर आपसे मिनिमम एनर्जी ऑफ द लाइमन पूछ रहा है, ये लाइमन में ये तो फिक्स है, तो सबसे छोटी लाइन कौन सी वाली है? इसके पड़ोस वाली। इसीलिए N2 बराबर क्या कर दिया, N1 प्लस 1 कर दिया। लो जी, इसके बाद है स्पेक्ट्रल लाइंस गिननी हो। एक तो ये तरीका है, जब आपके पास N गिवन हो, ये मैक्स पॉसिबल लाइंस गिनी जाएंगी, मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस गिनी जाएंगी, मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस गिनी जाएंगी। और ये भी आपको सैंपल ऑफ एटम या आयन दे रखा हो, जिसमें आपके पास ढेरों एटम्स होंगे, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस N(n-1/2, N(n-1/2). और इसकी जगह अगर आपको N1 और N2 की वैल्यूज दे दे, तो मैंने बच्चों को बताया था स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का तरीका क्या होता है। इसमें ना उसने बार लगा दिया कि पांचवें से कूदा और तीसरे में आया, तो लाइमन बाल्मर तो बनेगी नहीं उसमें। तो समीशन ऑफ N2 माइनस N1, सम ऑफ द N2 माइनस N1। मान लो सातवें से जंप किया और उसने बार लगा दिया, तीसरे से नीचे जाना नहीं है। क्लियर? ये मान लो उसने क्या दे दिया है, ऊपर वाला 7, नीचे वाला 4 ही दे दिया। अब लाइमन नहीं बनेगी, बाल्मर नहीं बनेगी और पाश्चर नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, सम ऑफ द 7 माइनस 4, क्या आ गया, 3 2 1। टोटल 6 लाइनें आनी है। लाइमन में एक भी नहीं आ रही, बाल्मर में एक भी नहीं आ रही, पाशन में एक भी नहीं आ रही। ब्रैकेट में लाइनें आनी शुरू हो जाएंगी 3, उसके बाद पी फंड में 2 और हमफ्री में 1। कुछ पता चला भाई? चलो, अब सैंपल की जगह ना मान लो पर्टिकुलर एटम ही लिख दे। ठीक है, एटम लिख दे तो बेचारा सिंगल ही तो होएगा एटम। अगर किसी एटम के अंदर उसने कहा जी मैक्सिमम कितनी लाइंस आ सकती हैं, तो आप बोलोगे जी जंप करा के देख लो, ये मैक्स है। चलो, आप में से भी बोल, हाँ यही तो बोल रहा हूं, आप में से किसी को ऑब्जेक्शन है, ये मैक्स नहीं है। मैक्स मैं बताता हूं कैसे होंगी। मैक्स अब ऐसे होंगी, ये यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, ये उतरने का केस, ये होएगा मैक्स। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना यार, इलेक्ट्रॉन एटम है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक है। तो मान लो वो 1 2 3 4 5 6, 6 से 5 में कूद गया, बस कूद गया, कूद गया, बात खत्म है। और मिनिमम ये होंगी। एटम के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, जबकि सैंपल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या था आपके पास, ज्यादा था। एटम में तो एक ही है ना, सैंपल में तो ज्यादा थे।
चलो, ये सारी बातें यहाँ हो गई हैं। बहुत सा फेल भी हो गए हैं क्योंकि ये मल्टी को समझा नहीं पा रहे, मल्टी इलेक्ट्रॉन को, जिमान इफेक्ट को समझा नहीं पा रहे, स्टार्क इफेक्ट को समझा नहीं पा रहे, एट इस शेल के अंदर सब शेल को समझा नहीं पा रहे। क्लियर ना? सब शेल में ऑर्बिटल को नहीं समझा पा रहे। लाइन में फाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? क्लियर? ये लाइन स्पेक्ट्रा समझा गया, फाइन नहीं समझा पाया। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। क्लियर? एक लाइन कई लाइंस में स्प्लिट हो गई, एक लाइंस कई लाइंस में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। ये भाई साहब समझा ही नहीं पाए। ये लाइन है और ये फर्दर फाइन है, और सारी लड़ाई इसमें एक ही बात चल रही है। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द फाइन स्पेक्ट्रम इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप विद हाई रेजोल्यूशन पावर। कहीं भी उसने एक में कई लाइन को नहीं समझाया। समझे भाई? चलो, अब हमारी शुरू हो रही है डुअलिटी ऑफ द मैटर। डुअलिटी ऑफ मैटर के अंदर हमारे डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन बीम का बिहेवियर दो तरह का है। इलेक्ट्रॉन बीम का बिहेवियर दो तरह का है। इलेक्ट्रॉन बीम का बिहेवियर दो तरह का है, वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो हमने इस बात को समझ लिया और फिर फॉर्मूले लगाने शुरू कर दिए कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से फॉर्मूले आ सकते हैं। क्लियर? सीधा सीधा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। क्लियर? तीसरा लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। क्लियर? एम टू वी टू बाय एम वन वी वन। अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो तो आपको चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं इसको कनेक्ट कर पाऊं स्टेटसोमीटर के साथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम इंटू 3/2। क्लियर? अगर एटम की बात करो, वैसे मैं आर टी लिख देता हूं सीधा। क्लियर? 3/2 आर टी, तो वैसे लिखना चाहिए पर एटम के अकॉर्डिंगली के टी। क्लियर? ये दो से दो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया है? 3 MRT। ये पर मोल है बच्चे, और पर मोल की जगह अगर आप पर एटम, इट इज पर मोल। शायद आप भूल गए हो, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल बोल्ट्जमान कांस्टेंट के साथ चलती है। क्लियर है? अब आपके पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आया, उसने काइनेटिक एनर्जी में ईवी लिख दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या पुट कर दिया है? ईवीएस। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन पे या किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल पे अप्लाई किया, इसी को फर्दर सोल्व करके आप स्मार्ट हो। आपको इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में प्रोटॉन भी पता है। इस पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकलेगा। कोई बताएगा प्रोटॉन का और हीलियम का, अल्फा पार्टिकल, सॉरी मेरी गलती, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अभी 1-1.5 महीना पहले ही पढ़ा है फिजिक्स में, और क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं। हमारी केमिस्ट्री में तो 0 क्वेश्चन है अल्फा पे और प्रोटॉन पे। ऐसे हो ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं। मैं, हाँ तो वो बता दो फिर, बताओ फिर। चलो, मुझे तो नीड है नहीं, तुम्हें नीड है, देख लेना। डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्लियर? मेरे पे आप पे नहीं लगती है ये। इलेक्ट्रॉन पे लगेगी, प्रोटॉन पे लगेगी, एटम पे, मोलिक्यूल पे, एटसेट्रा।
और हैवी पार्टिकल के लिए इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एप्लीकेबिलिटी तो मेरे पे भी है, एप्लीकेबल तो मैं कर दूंगा, एप्लीकेबल तो मैं कर दूंगा, क्लियर ना। आप कहो तो एप्लीकेबल करके बता देता हूं, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एप्लीकेबल तो हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एप्लीकेबल कैसे चेक करो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। यहां में क्रिकेट की बॉल रख लेते हैं, आपको शायद याद भी आ जाएगी, टीचर ने बताया था 11वीं क्लास में, क्लियर। ये 6.67 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय, बॉल का मास मान लो 100 ग्राम्स है, 0.1 केजी है। एम के एस में पुट कर रहा हूं, 100 ग्राम की बॉल, किलो की बॉल थोड़ी होती है यार, क्रिकेट की बॉल किलो की थोड़ी होती होगी, हाँ कुछ 100 ग्राम के आसपास होती होगी। मान लो इसकी, क्या है देवेश, आधे किलो की बॉल यार, क्रिकेट खेला नहीं इसका मतलब तो कभी ना। अच्छा जी, तोल के देखना कभी, आधे किलो की बॉल को फेंकेगा कैसे वो। हाँ तो ये तो आधा किलो में चला गया यार। पिज्जा का वेट थोड़ी ले रहे हैं हम लोग। ओए दिवेश, लगना यार, लगनी तो वो 5 ग्राम की गोली मार वही लगेगी, तो किसी का लगना ये थोड़ी वो वेट होएगा उसके अंदर। अब तो ना मेरे को अलग अलग एग्जांपल बोलने के लिए कैटलाइज कर रहा है, मैं चाहता हूं सब्जेक्ट में रहे। ये आपके पास एच हो गया है, ये आपके पास मास हो गया है, यहां मैंने जो मैक्सिमम स्पीड तुम सोच सकते हो उतनी सोच लो कैंसलेशन के लिए, 670 ले लो, तो कट कुट जाए सब कुछ ना। तो ये मान लो इतनी स्पीड से जा रही है, जबकि पॉसिबल है नहीं, मीटर पर सेकंड कर लो, जिससे सब कैंसिल हो जाए और हमें पता चल पाए कि हमारे पास ये 667 मीटर पर सेकंड है, ये नीचे 100 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 आ गया, 10 ऊपर जाकर 10⁻⁻35 हो गया। ये क्या आ गया भाई, लेमडा का वैल्यू मीटर में। और अब सोचो, एप्लीकेबल तो कर दिया, अगर आप सुन पा रहे हो, एप्लीकेबल तो कर दिया, सिग्निफिकेंट नहीं है। एप्लीकेबल तो कर दिया, सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहां पुट किया, 6.67 10⁻⁻34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁻30, ऊपर 9.1 को 10 मान लिया मैंने, ठीक है। और वेलोसिटी उतनी रख देते हैं जितने से कौन जा रहा था आपका बोल, क्लियर, मीटर पर सेकेंड। ये 10⁻⁻30 प्लस 30 हो गया, ये आपके पास 100 हो गया, 100 ऊपर आकर 10 वापिस -2। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ तो सिग्निफिकेंट निकलाया, जबकि ये कैसा आपके पास नेग्लिजिबल, और ये कैसा है सिग्निफिकेंट। अप्लाई करना अलग बात है, सिग्निफिकेंट होना अलग बात है, ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात और है इससे रिलेटेड, अगर दोनों को मर्ज कर दें, अगर हम दोनों को मर्ज कर दें, किन किन को मर्ज कर दें भाई, बोहर थ्योरी को मर्ज कर दें, किसके साथ, बोहर थ्योरी को मर्ज कर दें किसके साथ, डी ब्रोगली के साथ, वो थी पार्टिकल पे और ये है दोनों पे, तो कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। जैसे ये पहला शेल है, ठीक है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल इसके बाद बना दूंगा, लेकिन मेरा जो मेन मोटो था वो क्या था, नंबर ऑफ वेव्स इन द शेल्स, नंबर ऑफ वेव्स इन द शेल। देखो, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वन रिवोल्यूशन इन द nth शेल, तो उसके लिए 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर ये सरकमफेरेंस है, किसी भी शेल का हो सकता है, और नंबर ऑफ वेव्स उसमें कितनी होंगी, जिस टाइप का शेल, थर्ड शेल 3 वेव्स, फोर्थ शेल 4 वेव्स, फिफ्थ शेल 5 वेव्स, सिक्स शेल 6 वेव्स, सेवंथ शेल 7 वेव्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गलती से भी इग्नोर मत कर देना। हाउ मेनी वेव्स इन द गिवन शेल, योर आंसर शुड बी, इफ द गिवन शेल इज थर्ड 3 वेव्स, इफ फोर्थ शेल 4 वेव्स। जब आप अपने बुक में जाकर, मान लो ये थर्ड शेल है, मान लो ये थर्ड शेल है, तो यहां वो आपसे ना वेव्स बनवाना शुरू करेगा कुछ इस टाइप से। तो
क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, हाउ मेनी वेव्स, जितने क्रेस्ट हैं उतनी वेव्स हैं, उतने तो ट्रफ है ना। तो यहां n बराबर क्या हो गया 3। इवन उल्टा गेम भी खेल सकती हो, इस फोटो को देखकर तुम पता लगा सकते हो शेल का नंबर क्या है। इस शेल का नंबर जो है वो 3 है। इवन ये जो n लैम्डा इज इक्वल टू 2 π r दे रखा है ना, इससे बोहर की क्वांटम कंडीशन डराइव भी हो सकती है। कौन सी वाली, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 π। इस n लैम्डा 2 π r से बोहर की क्वांटम कंडीशन डिराइव भी हो सकती है। लो जी, अब आपके पास है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना और समझना, 5 मिनट का मेरे पास टाइम बचा हुआ है। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लिसन केयरफुली। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ये आप अगर बात को समझ पाओ, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 π है। क्लियर, ये आपके पास बोहर की थॉट है, बोहर की थॉट में करेक्शन कर रहा है। m लिख रहा है, डेल्टा v लिख रहा है, डेल्टा x लिख रहा है। क्लियर, इज इक्वल टू ग्रेटर देन लिख रहा है। क्लियर, एन फिक्स पाथ की थ्योरम को हेजनबर्ग ने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। क्लियर ना, इट इज डिस्कार्डेड एन। वो कहता है फिक्स पाथ कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, नॉट इन स्टेशनरी सर्कुलर, नॉट इन 2D, इट इज 3D, नॉट ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिट। ऑर्बिट टर्म को उसने गायब किया, उसकी जगह क्लाउड वर्ड सीखा, वो है ऑर्बिटल। तो वहां एन खत्म करके h अपॉन 4 π फॉर द मोर एक्यूरेसी। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने हो तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए m डेल्टा v डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 π को अप्लाई किया। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 π, उसकी जगह m डेल्टा v डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 π। और इवन मैं तो कहता हूं h अपॉन 4 π को सोल्व करके रख लो, हेजनबर्ग में कुछ बचेगा ही नहीं। बस हेजनबर्ग की प्रॉब्लम क्या है, हेजनबर्ग बताना चाहता है अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, क्लियर, तो उसका v और x, उसका v और r, उसकी 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 लोकेशन और उसकी वेलोसिटी साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते आप। अगर कोई मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और ये बात उसको खुद को सपने में नहीं दिखी, उसको बोहर की थ्योरी में दिखी, अगर आप थोड़े से इंटरेस्टेड हो तो बात को सीख सकते हो। देखो ये तो फिक्स होएगा, ये फिक्स होएगा, ये फिक्स होएगा, ये फिक्स होएगा, स्टेशनरी बात फिक्स होएगा, कोई एक दूसरा तीसरा चौथा, वी और आर एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स। उसने कहा वेलोसिटी और लोकेशन तो इनवर्स चल रहे। तो बोहर ने इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक स्मॉल मूविंग पार्टिकल की दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कैसे कर ली, वहीं से बन गई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ द हेजनबर्ग्स। मतलब उसको खुद को कुछ नहीं दिखा, उसने बोहर थ्योरी को ही फर्दर कंट्रोवर्शियल बनाया। क्या कि आप एक साथ मूविंग स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का दोनों चीजें एक साथ कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो। हमारी काम की बात क्या, ये फॉर्मूला, हमारे काम की बात क्या, ये फॉर्मूला। इसमें क्या चीजें निकलवा सकता है, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं निकलवा सकता। ज्यादा से ज्यादा इसको डेल्टा पी डेल्टा एक्स, आपको पता है मोमेंटम बोलते हैं एमवी, एच अपॉन 4 π। सुन पाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज्ड, इस पे थोड़ा सा काम और हो सकता है, क्लियर। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं जितना मैंने लिखा ना उस पर ज्यादा भरोसा रखना, क्लियर। और इसको भी और आगे समराइज कर दिया मैंने, बार बार उसी को पढ़ना। इस बेसिस पे इट कैन बी शोन दैट इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, क्योंकि वहां उसका जो डेल्टा वी है वेरी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट निकल आएगा। इसको भी मैं पुट करके आपको दिखा सकता हूं। वैल्यू जैसी ही मैं पुट करूंगा इस जगह पे एक्स की जगह पे 10⁻⁻15 फर्मी न्यूक्लियस की रेडियस, क्लियर ना। तो डेल्टा वी जो आएगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो जैसी ग्रेटर होएगा, क्लियर, वही समझा रहा है, क्या समझा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
Clear? It can be shown that electron can't exist in the atomic nucleus. ठीक है जी। तो इस पे और डिस्कशन कल वाली क्लास में हो जाएंगे। मुझे अगली क्लास में जाना है 3 मिनट के बाद ही। तो रीड कर लेना, क्वांटम नंबर पे काम कल कर लेंगे हम लोग ना, क्वांटम नंबर्स। कल मतलब जो भी अगली नेक्स्ट क्लास यार।